हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म तो जैसा कि आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसका पेपर जो है ये हो चुका है। अब दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उन सभी का अच्छे से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो है एमपी के मैंने सभी क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करवा दिया है, तो वो आप इसी वीडियो सेक्शन में जाके जो है ये देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एमपीपीएससी में इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के जो है ये क्वेश्चंस का एनालिसिस। इस बार इंडियन पॉलिटी जो है उससे क्वेश्चन आसान भी पूछे गए और बहुत ही कम क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। ठीक है। हम्म पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये आखिरकार कैसे हुआ था। जैसा कि देखिए दोस्तों, आपको पता है संविधान सभा यानी संविधान को बनाने के लिए दोस्तों क्या बनी थी, संविधान सभा बनी थी। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनी। अब संविधान सभा कैसे बनी, क्या बनी, मैं थोड़ा सा बोल के आपको अच्छे से बता देता हूँ। उस समय दोस्तों ब्रिटेन में स्थिति क्या थी, वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त हो चुका था। एटली की यानी लेबर पार्टी की सरकार जो है ये आ चुकी थी। लेबर पार्टी जो है भारत में थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति की थी और साथ ही साथ जो इंटरनेशनली प्रेशर जो है वो भी ब्रिटेन के ऊपर बन रहा था। ब्रिटेन अब दोस्तों इतनी पावरफुल शक्ति भी नहीं रही थी, तो क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा कि आप जाइए वहां स्थिति को समझिए, पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए या क्या किया जाए। संविधान बनाने के लिए किस तरह क्या संविधान सभा आए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन 24 मार्च से 1946 को दोस्तों भारत आया था। उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स 1942 में भारत आए थे। तो फिर दोस्तों ये भारत में आए, अच्छे से एनालिसिस किया और इन्होंने ही दोस्तों सुझाव दिया कि संविधान सभा जो है ये बननी चाहिए। और संविधान सभा का निर्वाचन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे और साथ ही साथ दोस्तों ये सुविधाएं भी नहीं थी। तो इस वजह से दोस्तों कहा गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था ना कि प्रांतों जो है स्वायत्त होंगे। फिर 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, फिर ऐसे आगे भी चुनाव हुए। तो जो प्रांतों में विधायक बन के आए हैं वो ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, पहला तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, साथ ही साथ संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में जो विधायक पहुंचे हैं ना वो चुनेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनेंगे। अब दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या याद रखना 389 होगी। यानी कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा, कि यहाँ के 10 लाख से एक आएगा, वहां के 10 लाख से एक आएगा, वहां के 10 लाख से एक आएगा, ऐसे दोस्तों क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो लगभग 38-39 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी, तो 389 लोग निकले। अब याद रखना संविधान सभा में जो लोग पहुंचे हैं सभी वो निर्वाचित होकर नहीं पहुंचे, कुछ निर्वाचित होकर भी पहुंचे हैं, कुछ मनोनीत होकर भी पहुंचे हैं। तो 389 में से 296 सीटें जो है उन पे चुनाव हुए थे और 93 सीटें जो है देशी रियासतों के लिए रखी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल आप जोड़ोगे तो कितनी 389 सीटें निकल जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों जो संविधान सभा इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, ना कि डायरेक्ट जनता ने चुना था। फिर इसे 292 6 सीटों को भी बांट दिया गया था, जिसमें 292 सीटें जो है ये मैंने आपको बताया था ब्रिटिश प्रांतों में आई थी। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये टोटल सीटें हो जाएंगी। इतना सभी को समझ में आ गया। तो ये याद रखना संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। तो इतना आप सभी को अच्छे से याद रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। फिर संविधान सभा की बैठकें हुई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना पूरा संविधान जो है ये बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवा शर्तें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित है। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था संघ की बात किसमें की गई, भाग 5 में दोस्तों संघ की बात की गई है। और जो संघ है, संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की दोस्तों विधायिका होती है और संघ की न्यायपालिका होती है। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक क्या है, संघ की बात की गई है। तो 52 से 78 तक कार्यपालिका है
79 से 123 तक विधायिका है और 124 से 147 तक न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये मैंने लिंक से आपको याद कराई थी, 1 2 3 गो जाओ, कानून बनाओ, और कानून कोई तोड़े तो कहां जाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है, तो ये मैंने याद कराया था। तो इसका मतलब 79 से 123 के बीच विधायिका की बात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की बात 122 में तो होगी नहीं, ये हटा दो। अब साथ ही साथ 129 में क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 129 में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय मतलब दोस्तों यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी डिसीजन देता है किसी भी मामले को लेके, तो वो एक अभिलेख के रूप में लिखा जाएगा, लिख के रखा जाएगा, और उनके जो निचले न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में यदि उस जैसा कोई मामला आता है तो वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो एक तरह से उनके लिए कानून होगा। उस जैसे मामलों में जो पूर्व निर्णय दिए गए ना उसी अनुसार निर्णय मान्य होंगे। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए नाम का डिसीजन दिया, हाई कोर्ट कह रहा है बी नाम का डिसीजन क्या कह रहा है, दूसरा हाई कोर्ट कह रहा है सी नाम का डिसीजन होगा, यानी डिसीजन अलग अलग होंगे एक ही केस को लेके, एक ही कानून को लेके। तो भारत में विरोधाभास जैसी स्थिति हो सकती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है वो कानून बन जाता है और उन्हें निचले न्यायालयों को मानना पड़ता है। अब मैं आपसे डाउट पूछता हूं, मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोई कानून को लेके दोस्तों डिसीजन दिया, तो क्या उसे राजस्थान या यूपी का जो हाईकोर्ट है वो मानेगा, वो मानना या ना मानना इनके ऊपर बाध्यकारी है या नहीं, ये आपको पता करके आना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो हाईकोर्ट से न्यायाधीश मंगवाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें जो है संविधान के आर्टिकल 124 के 2 में बता रखा है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, और इनकी सेवा शर्तों की बात बताई गई कि ये मैक्सिमम जो है 65 साल तक रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, जिसमें आर्टिकल 124 जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और जो राज्यसभा है इसको बराबर पावर दे रखी है। देखिए दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर दोस्तों क्या बनती है, संसद बनती है, और संसद केंद्र स्तर पे दोस्तों क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, संसद केंद्र स्तर पे कानून बनाती है। 79 से लेके 122 आर्टिकल तक जो है ये संसद की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों, संसद की बात की गई है। अब संसद में लोकसभा, राज्यसभा, यानी मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं वो मात्र लोकसभा में ही आते हैं सबसे पहले, बहुत सारे ऐसे कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो राज्यसभा में आते हैं। अब इन बिल को लेके किसके उसको कितनी ज्यादा पावर दे रखी है उस हिसाब से आप देखिए। देखिए, यदि संविधान में हमें संशोधन करना होगा और ये पावर हमने मात्र एक ही उसको दे दी, तो आप बताइए क्या इस पावर का दुरुपयोग नहीं हो सकता, या बिल्कुल हो सकता है। इसी वजह से संविधान में यदि कभी भी संशोधन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा जो है उन दोनों को बराबर पावर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, बराबर पावर दे रखी है। तो संविधान संशोधन विधेयक यदि हमें पारित करना होगा तो लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार है। संविधान संशोधन की बात आर्टिकल 368 में की गई है। किसमें की गई है दोस्तों, 368 भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। और जो संविधान में संशोधन होता है दोस्तों, संविधान में जो संशोधन होता है ये याद रखना सामान्य बहुमत के आधार पर भी होता है। यानी दोस्तों आप यदि संसद में जाओगे तो बहुमत चाहिए, बहुमत, सामान्य बहुमत मतलब 50% + 1, यानी कुल मतलब वहां पे सदस्य है ना उनका 50% यानी 50% से ज्यादा यदि सदस्य वोटिंग दे दें तो वो सामान्य बहुमत से बिल पास हो जाएगा। जैसे हमें यदि कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में जोड़ना है या भारत राज्य क्षेत्र के अंदर
राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन करना है तो वो आर्टिकल 4 के तहत सामान्य बहुमत से होगा। संविधान में संशोधन तो होगा पर सामान्य बहुमत से होगा, 368 वाली विशेष बहुमत के आधार पे नहीं होगा। फिर 368 के तहत दोस्तों ये होता है, इसमें सामान्य ये क्या कहते हैं अपना कुल बहुमत प्लस 2/3 से ज्यादा सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, और फिर होता है दोस्तों याद रखना, हाँ, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो ये संविधान में संशोधन होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, इसीलिए दोनों को बराबर पावर दे रखी है। और संविधान संशोधन बिल पर दोस्तों ये याद रखना, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत नहीं बुला सकता है। ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110, धन विधेयक याद रखना हमेशा लोकसभा में ही आता है और राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास पावर है 2/3 बहुमत से ये बिल पास करके नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की प्रक्रिया, यानी यहाँ पर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, यहाँ पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मात्र डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी जी की दोस्तों सरकार थी। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में याद रखना आर्टिकल 39A, 43A और 48A जोड़ा गया था, परंतु 43 का जो बी है ना, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में 97वां संविधान में संशोधन, कौन से नंबर का दोस्तों, 97 में संविधान में संशोधन अधिनियम 2011 में ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में जोड़ा गया था, आर्टिकल 43 बी हो जाएगा, जिसके माध्यम से सहकारी समितियां जो है ना, सहकारी समितियां जो है इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, 39A में बताया गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और फ्री में दोस्तों कानूनी सहायता होनी चाहिए। 43 उद्योगों के प्रबंधन में इनकी भागीदारी होनी चाहिए और 48 वही पर्यावरण से रिलेटेड और वन्य जीवों से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 43 का बी, जो कि बाद में जोड़ा गया, ना कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को सबसे पहले चुनौती जो है ये निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा दोस्तों प्राप्त हुई थी, बताइए सबसे पहले चुनौती। सबसे पहले चुनौती केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, चंपकम दौरेराजन केस या फिर शंकरी प्रसाद केस। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को, यानी संविधान में संशोधन पहला कब हुआ था, 1951 में हो गया था, 1951 में हो गया था, और जिसमें अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई, और अनुसूची नंबर 9 में कहा गया भूमि अधिग्रहण बिल, यानी लाया गया भूमि का हम क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। अब भूमि का अधिग्रहण करेंगे, और भूमि तो मौलिक अधिकार था, भूमि तो क्या था दोस्तों, मौलिक अधिकार था। तो इस मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सब लोग कहां पर पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, यानी न्यायालय पहुंचेंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 31A और 31B जोड़ दिए गए और कह दिया गया कि न्यायालय इस चीज की समीक्षा नहीं करेगा यदि भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी, क्योंकि जरूरी था, अमीरों के पास बहुत सारी जमीन थी, गरीबों के पास बहुत ही कम जमीन थी। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ये भूमि अधिग्रहण बिल जो है ये लाया गया था। अब न्यायालय इस चीज की समीक्षा नहीं करेगा, तो इस वजह से दोस्तों सबसे पहले शंकरी प्रसाद ने 1951 में चुनौती दे दी। क्या दे दी कि आपने आर्टिकल 13 के 2 में लिखा है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे व्यक्ति के लोगों के मौलिक अधिकार, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं दोस्तों, नजरा। तो ये शंकरी प्रसाद का सभी को समझ में आ गया, तो ये याद रखना शंकरी प्रसाद ने, हाँ, आर्टिकल 13 का जो 2 है ना, 13 का 2, इसमें लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे लोगों के मौलिक अधिकार जो है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है, इनका हनन हो, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो।
तो ये जो संगरी प्रसाद है ना, संगरी प्रसाद ने पहले संविधान संशोधन को ही चैलेंज कर दिया कि ये विधि बनाई कैसे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल को तो चैलेंज कर नहीं सकता था, यहाँ पे न्यायालय समीक्षा नहीं करेगा, इस वजह से पहले संविधान संशोधन को ही चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो विधि बनाई है वो 368 के तहत विधि बनाई है, वो वाली विधि और जो आर्टिकल 13 के 2 में विधि लिखी है, ये दोनों विधियां अलग अलग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ में नहीं आ रहा था किसको बेवकूफ बना रही है, ये विधि है, ये विधि नहीं है। ठीक है, यानी जो गंगाधर है, गंगाधर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो शक्तिमान नहीं है, गंगाधर जो है वो शक्तिमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। संगरी प्रसाद जी कह रहे हैं क्लियर तो दिख रहा है गंगाधर ही शक्तिमान है, नहीं है, गंगाधर शक्तिमान नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस हुआ था 1965 में, उसमें भी क्लियर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गंगाधर शक्तिमान नहीं है। परंतु गोलकनाथ बंधुओं का केस हुआ था ना 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने जो विधि के तहत ये बनाया है, ये 13(2) में जो प्रयुक्त विधि है वही विधि है, सरकार ऐसे मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं कर सकती। फिर सरकार इंदिरा गांधी जी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में चेंजेस कर दिया कि सरकार किसी भी मतलब क्या कहते हैं भाग में चेंजेस कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्यकारी होगा। फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी भाग में चेंजेस कर सकती है, ये हमने मान लिया, पर संविधान के मूलभूत ढांचे में चेंजेस नहीं कर सकती, मूलभूत ढांचे में सरकार चेंजेस नहीं कर सकती, ये याद रखना। और चंपकम दोरेराजन केस के बाद तो पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना संविधान संशोधन के अधिकार को सबसे पहले चुनौती किस केस के द्वारा दी गई, संगरी प्रसाद केस कब हुआ था, 1951 में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो भी सुन लीजिए, 104वां संविधान में संशोधन जो हुआ था, 104वां संविधान में संशोधन अधिनियम जो है, 104वां संविधान में संशोधन अधिनियम जो है 2019 में आया था, और जिसके तहत कह दिया गया था कि जो लोकसभा है और जो राज्य की विधानसभा है, इनमें एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण तो समाप्त कर दिया लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, परंतु एंग्लो इंडियन तो है ना भारत में, तो इनके अधिकारों की, इनके हितों की रक्षा के लिए ये दायित्व जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। यदि आप आर्टिकल 338 पढ़ोगे तो उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, और 338 के क्लॉज 10 में ये बात की गई कि एंग्लो इंडियन के अधिकारों की रक्षा भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात 338A में की गई, ओबीसी आयोग की बात 338B में की गई, यानी ये तीनों संवैधानिक आयोग है, यानी इन आयोगों की बात संविधान में की गई है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में ही वैधानिक आयोग हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो याद रखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसने इसी आयोग में एंग्लो इंडियन के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व जो है ये दिया गया है। ठीक है, चलिए इंडियन पॉलिटी के ये क्वेश्चन आए, अब अपन देखते हैं इंडियन हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं। इतना सभी को समझ में आ गई, एक एक चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ अपना अपन सभी का विद्या सेतु एप्लीकेशन जो है ये आ चुका है, अभी डाउनलोड कर लीजिए आप। यहाँ पर फ्री में आपको PDF मिल जाएगी, फ्री में टेस्ट दे सकते हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ MPPSC के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी और एग्जाम की, पूरा पेपर 1 फुल कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, PYQs प्लस MCQs के साथ में। तो आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी डाउनलोड कीजिए। और कोई भी डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो ये लिख लीजिए 9522922252, ये व्हाट्सएप पे है, नॉर्मल कॉल मत करना, व्हाट्सएप। हाँ, अब आइए दोस्तों इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के जो जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति जो है इसको किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक संहिता इन्हें कहा गया। अथर्ववेद में याद रखना दोस्तों, सभा और समिति जो है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को। किसमें? अथर्ववेद में हो जाएगा। तो ये प्रजापति की दो, सृष्टि के निर्माता प्रजापति देवता हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में यदि किसी ने मेरा विद्रोह वाला क्लास देखी थी तो उसी क्लास से 2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके फंसे गारंटी के साथ। तो तेबागा मैंने बताया था 1946 में हो गया था। और एक दोस्तों अवध में जो किसान सभा है ना 1918 में जिसकी स्थापना हुई, उसके संस्थापक पूछे गए। यानी एक ही क्लास से आपके 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और मैंने पढ़ाई थी इंडियन हिस्ट्री में, प्रमुख विद्रोह वाली क्लास आप देख लेना पूरी। हाँ, आप देखिए बंगाल में दोस्तों तेबागा आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1946 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। बंगाल में तेबागा यानी 3 हिस्सों से रिलेटेड है। वही दोस्तों जमींदार और इनके बीच शोषण होता था। किसान जो है किसानों की जमीन ले लेते थे 50%, परंतु जो है किसानों ने कहा कि 2/3 जमीन जो है हम रखेंगे, 3 हिस्से होंगे। तो इस वजह से दोस्तों बंगाल में याद रखना ये तेबागा आंदोलन 1946 में हुआ। अब याद कैसे करें? तो देखिए 1946 का कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हुई है। 1946 में कैबिनेट मिशन आई है। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए हैं। 1946 में ही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई है। इसके ही अगले महीने याद रखना तेज तेज भागो, तेज तेज भागो, तो तेबागा आंदोलन भी इधर बंगाल में 1946 में ही हो गया। और 1946 के लास्ट में ही 9 दिसंबर से संविधान सभा की बैठकें शुरू हो गई। तो ऐसे लिंक से दोस्तों ईयर्स को याद रखना, ईयर्स को याद रख पाना इतना आसान नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बंगाल में तेबागा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो सितंबर 1946 में बंगाल में तेबागा आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा? तो 4 आश्रम अपने धर्म ग्रंथों में दोस्तों 4 आश्रमों की बात की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा। ब्रह्मचर्य 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है। इसी में दोस्तों जो उपनयन संस्कार है वो भी आ जाएगा। ठीक है। उपनयन संस्कार आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन आप सभी को मैंने बताया था, इसमें पंच महायज्ञ जो है ये करने पड़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वन में चले जाओ वानप्रस्थ, और फिर दोस्तों संन्यास हो जाएगा। अब इन सब की जानकारी हमें सबसे पहले कहां पर मिलती है? तो चारों आश्रमों की जानकारी हमें सबसे पहले जाबालोपनिषद में मिलती है, जबकि 3 आश्रमों की जानकारी हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो छांदोग्य में तीनों आश्रमों की, जबकि जाबालोपनिषद में याद रखना चारों आश्रमों की हमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मनुस्मृति, महाभारत में भी हमें आश्रमों की जानकारी मिलेगी, परंतु बहुत बाद में। सबसे पहले जाबालोपनिषद जो है इसमें हमें चारों आश्रमों की जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए आगे देखिए। यही 1918 में संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये याद रखना इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा। 1918 याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये समाप्त हो चुका है। गांधी जी के अहमदाबाद मील आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह इसी समय हुए थे। तो अवध में दोस्तों याद रखना किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने की। किसने? इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने याद रखना अवध में किसान सभा की स्थापना कर दी थी। तो अवध में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना अवध में किसान सभा की स्थापना जो है ये इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने कर दी थी। ठीक है। कृष्ण और बलराम का अंकन, ये वास्तविक रूप से बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया था, सच में आपको बोल रहा हूं। कृष्ण भगवान और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है? तो एक हिंद यवन शासक था जिसका नाम था अगाथोक्लीज हो जाएगा। देखिए यवनों का आक्रमण जो है ये भारत पर उस समय होने लग गया था जिस समय भारत पर शुंग वंश के शासकों का शासन चल रहा था। शुंग वंश के शासकों के समय में ही याद रखना इधर यहाँ पर ये अगाथोक्लीज जो है ये देखने को मिलेगा। इनके सिक्कों में हमें कृष्ण भगवान और बलराम का अंकन जो है ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? अगाथोक्लीज, अगाथोक्लीज हो जाएगा। तो कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं में हमें देखने को मिलेगा? तो याद रखना कृष्ण भगवान और बलराम का अंकन अगाथोक्लीज की मुद्राओं में।
निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री, देखिए अलवार और नयनार संतों से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकमात्र महिला संत अलवारों में कौन थी? आंडाल, ये क्वेश्चन पूछा गया। अलवार और नयनार संतों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया। अब अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन अलवार संत रहे या नहीं रहे। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं दोस्तों, भविष्य में देख लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। नयनार संतों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 63 है, वहां से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट आप देख लेना। पर ये अलवार संतों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया कि इनमें से कौन स्त्री जो है ये अलवार संत थी, तो एकमात्र महिला संत आंडाल, एकमात्र महिला संत हो जाएंगी दोस्तों आंडाल, जो कि स्त्री संत थी। अलवार संतों की संख्या 12 थी, नयनार संतों की संख्या 63। नयनार यानी नयन, नयन तीसरा नयन किसका है दोस्तों? शिव भगवान का। तो ये शैव धर्म को मानते थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था अलवार और नयनार संतों ने, हो जाएगा। ये दक्षिण भारत के जो वंश थे ना दोस्तों, पांडे चेर चोल हो जाएंगे, इन्हीं के पल्लव जो हो जाएंगे, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे, अलवार और नयनार संत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एकमात्र महिला संत हो जाएंगी आंडाल। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे दोस्तों यवन प्रिय जो है ये कहा जाता? तो काली मिर्च जो है उसे यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था? तो याद रखना काली मिर्च हो जाएगी। ठीक है, काली मिर्च जो है ये यवनों की दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। जैसा कि आप सभी को पता है, पता तो नहीं होगा, सुनते जाओ। सबसे पहले अपन निकलते हैं रात में दोस्तों घर से बाहर, रात रान। तो सबसे पहले ईरानियों ने दोस्तों, ईरान वासियों ने, जो ईरानी जो है ना, ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। ईरानियों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, और यूनानियों के बाद यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। और यवनों के लिए दोस्तों याद रखना, ये जो काली मिर्च है बहुत ही प्रिय होती थी। ये सोने की मुद्राएं जो है ये देते थे इन काली मिर्च को प्राप्त करने के लिए, हो जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से कौन सा यवन प्रिय कहा जाता था? तो काली मिर्च जो है ये यवन प्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतवर्ष का उल्लेख हमें सबसे पहले याद रखना, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो याद रखना भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख जो है ये हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता जरूर होगा, लप्पा क्वेश्चन है। ठीक है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा, जिसमें हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलेगी। दस्तावेज द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब जो है ये किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा जो है इन्होंने तैयार की थी? देखिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समय है 1929 का। 1929 में उस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ये भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जो है ये लॉर्ड इरविन की जो ट्रेन है ना उसके ऊपर बम फेंकना चाहते थे, परंतु बाद में गांधी जी ने विरोध किया। तो गांधी जी ने विरोध किया तो उनके विरोध में चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा जो है इन्होंने क्या तैयार किया था? द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। क्या तैयार किया था? द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब आपको इतिहास यदि पढ़ना है ना, तो जो पुस्तकें हैं उन पुस्तक में एक एक पुस्तक की एक तरह से आखिरकार क्या उद्देश्य है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि एक एक पुस्तक जो है, अब दोस्तों मैं एमपी तो पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा एमपी के साथ साथ आपको इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास पे भी अच्छी पकड़ रखवाऊंगा, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान जो है, इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान जो है इस पे भी आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी पे आपकी अच्छी पकड़ जो है अब मैं करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद जो है ना, चंद्रशेखर आजाद, इनके कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब जो है ये तैयार किया था। ठीक है, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के लेखक आखिरकार कौन थे? राजा राममोहन राय, एच.बी. प्लावत्स्की, केशव चंद्र सेन या फिर डी.के. कर्वे। तो द सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी। और इसी 1875 में और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करने के लिए भारत कौन आई थी?
एनी बेसेंट, पता है ना दोस्तों, एनी बेसेंट आई थी ब्रह्म विद्या से रिलेटेड, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। तो मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखक हो जाएंगे। हालांकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री का आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो आनंद मठ है ना, आनंद मठ, इसके अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम जो है ये गीत गाया गया। तो पहली बात तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है ये सन्यासी विद्रोह के ऊपर है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में दोस्तों एक विद्रोह शुरू हो गया था जो कि सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासियों को यहाँ पर मना कर दिया था कि आप अपने धार्मिक स्थल नहीं जा सकते अंग्रेजों से। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर सन्यासियों ने दोस्तों क्या किया था, विद्रोह किया था। सन्यासियों ने क्या किया था दोस्तों, विद्रोह किया था। अब उस समय दोस्तों वहां पर एक प्रमुख जमींदार थे जिनका नाम क्या था, महेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र सिंह प्रमुख जमींदार थे। और सन्यासी विद्रोह के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिसका नाम था सिपाही भवानंद। क्या नाम था दोस्तों, सिपाही भवानंद जो है ये नाम था। ये भाव से वंदे मातरम, यानी सिपाही भवानंद ने ही इस सन्यासी विद्रोह के समय, याद रखना, प्रसिद्ध अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सिपाही भवानंद जो है इन्होंने ही वंदे मातरम जो है ये गाया था। और इसमें जो जमींदार है वो जो महेंद्र सिंह, उन्होंने भी सन्यासी विद्रोह में भाग लिया। उनकी वाइफ कल्याणी ने भी भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत जो है गाया गया, तो भवानंद के द्वारा गाया गया। इसमें किसकी बात की गई, सन्यासी विद्रोह की बात की गई। राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और फिर भारतीय संविधान बना तो इसे अपना राष्ट्रीय गीत माना गया। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, भवानंद हो जाएगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथ ही साथ आप सभी के साथ की वजह से अपना विद्या सेतु ऐप देखिए दोस्तों, मैंने अकेले नहीं चीजें शुरुआत की है, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो आप सबका मुझे सपोर्ट भी चाहिए और साथ ही साथ आप सबको भी जो चाहिए वो पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको चीजें दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो ऐप, सारी सुविधाएं मिलेगी। पेपर 1 यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पेपर 1 जो है उसकी भी पूरी अच्छे से तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। एक एक चीज याद करवाई जाएगी, एक एक चीज जो है ये आप सभी को याद करवाई जाएगी। तो ये मैंने अच्छे से एनालिसिस कराया है। अब कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आप परेशान मत रहना, आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी कट ऑफ है आयोग के द्वारा डिसाइड होगा। एक टीचर से पूछोगे, 2 से पूछोगे, 4 से पूछोगे, मन नहीं भरेगा। तो जिस चीज में मन बढ़ नहीं रहा है, जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है, उसमें समय व्यर्थ करने के बजाय आप अपना भविष्य में जो आगे तैयारी कर सकते हो उस पर फोकस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।